हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एटीएम बायोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग चैप्टर 4 अध्याय 4 जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर है। यहाँ पर हम लोग जनन स्वास्थ्य में पढ़ेंगे कि जनन स्वास्थ्य आखिर कहते किसे हैं, जनन स्वास्थ्य में कौन कौन से ये कार्य करना चाहिए, इसके अंतर्गत कौन से ऐसे कार्य है जो नहीं करना चाहिए। जैसे कि जनन स्वास्थ्य में हम पढ़ेंगे कि जब कोई भी व्यक्ति क्या करते हैं, जनन की क्रिया करते हैं, प्रजनन की क्रिया करते हैं, तो उसके द्वारा बच्चे का निर्माण होता है। तो बच्चे का जब निर्माण होता है मतलब कि जनसंख्या बढ़ता है। तो हम देखेंगे क्या जनसंख्या जो ये बढ़ रहा है वो हमारे लिए हानिकारक है या नहीं, हमारे आसपास के वातावरण के लिए, इस धरती के लिए जनसंख्या का अधिक बढ़ना, तेज़ गति से बढ़ना हानिकारक है या नहीं। उसमें हम लोग देखेंगे कि जो यहाँ पर इस चैप्टर में जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक ये निम्न टॉपिक होगा, जैसे में कि जनन स्वास्थ्य समस्या और कार्यनीति। क्या जनन स्वास्थ्य समस्या है, और यदि वो समस्या है तो कैसा समस्या है, और फिर हम ये भी देखेंगे कि इस जो समस्या है उसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें अध्ययन करना है। चलिए तो हम लोग अब आगे देखते हैं इसमें और क्या देखना है। तो दूसरा जो टॉपिक होगा वो होगा जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण। अर्थात हमारे जो इस संसार में जो जनसंख्या इतना तेज़ गति से बढ़ रहा है उसे हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, अर्थात जनसंख्या का तेज़ गति से बढ़ना। और ये जो जनसंख्या बढ़ रहा है उसको किस प्रकार से नियंत्रित करेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर कौन कौन से ऐसे संस्था है जो जनसंख्या नियंत्रित करने में सहायता करते हैं हम लोगों को, या फिर गवर्नमेंट ऐसा कौन कौन से संस्था का निर्माण किया है जिसके द्वारा जनसंख्या को बढ़ने से हम लोग रोक सकते हैं, या फिर जो ग्रामीण कहिए या फिर सामाजिक लेवल पे ऐसा कौन कौन सा संस्था है जिसके द्वारा हम लोग जनसंख्या को बढ़ने से रोक सकते हैं। उसके बाद देखेंगे सगर्भता का चिकित्सीय समापन, कि किसी भी व्यक्ति में क्या जो गर्भवता हो जाता है, कोई भी व्यक्ति जो ऐसे कहे कि प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो आखिर होता है, तो उसको किस प्रकार से हम किन चिकित्सा के द्वारा ये रोक सकते हैं, ऐसा कौन सा उपाय जो कर के हम इसको ये रोक सकते हैं वो देखेंगे। उसके अगला जो हम देखेंगे वो होगा यौन संचारित रोग। अर्थात जब कोई भी व्यक्ति प्रजनन की क्रिया करता है तो उसके द्वारा उसमें कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो हो सकते हैं, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए आगे क्या देखेंगे, यौन संचारित रोग, जहाँ पे आप लोग बहुत ही खतरनाक एक रोग है जिसको आप लोग एड्स के नाम से जानते हैं, और जिसका कॉजेटिव एजेंट HIV वायरस रहता है, उसके बारे में देखेंगे। फिर हम इसी में देखेंगे कि एक दूसरा भी बीमारी है जिसको हेपेटाइटिस बी कहा जाता है, और ये एड्स और हेपेटाइटिस बी ऐसा रोग है जिसको क्या हम लोग पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं कर सकते। उसके बाद देखेंगे बांध्यता, कि बांध्यता के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी व्यक्ति जो बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं वो किस प्रक्रिया के द्वारा अपने बच्चे का निर्माण करा सकते हैं, या फिर वो अपने पेरेंट कहला सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं पहले कि आखिर प्रजनन होता क्या है। प्रजनन होता क्या है ये तो आप लोग देखे ही होंगे, कहाँ पे, तो क्लास 12th के चैप्टर नंबर 3 मानव प्रजनन में, चैप्टर नंबर 1 जीवों में प्रजनन में, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पुष्पीय पौधों में प्रजनन में आप लोग देख लिए होंगे। यहाँ पर हम लोग जनन स्वास्थ्य के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या होगा टॉपिक, तो टॉपिक होगा जनन स्वास्थ्य, कि आखिर जनन स्वास्थ्य कहते किसे हैं। तो जनन स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है वो हम देख लेते हैं। जब कोई भी व्यक्ति प्रजनन की क्रिया करते हैं और
उस अवस्था में वो जो रिप्रोडक्शन की क्रिया करते हैं अर्थात प्रजनन की क्रिया करते हैं, उस अवस्था में उन्हें कैसा होना चाहिए, किस अवस्था में उन्हें प्रजनन की क्रिया करना चाहिए, उसको हम जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत देखते हैं। जैसे कि जब कोई भी व्यक्ति अगर स्वस्थ कर रहा हो तो उसे शारीरिक और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहना चाहिए, अर्थात वो बीमार ना हो, उन्हें किसी भी प्रकार की बीमारी ना हो। तो उसे कह सकते हैं उसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन रहते हैं, मतलब कि स्वस्थ मतलब जनन अंग जो रहते हैं, उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन जिसको हम लोग जनन अंग कहते हैं, वो क्या रहना चाहिए, मतलब अच्छा होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, जनन स्वास्थ्य कहेंगे। तो देखते हैं ये क्या होते हैं। चलिए पहले हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो पिछले अध्याय में आपने जनन तंत्र रिप्रोडक्टिव व उसके कार्य के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे पिछले अध्याय में आप लोग मानव प्रजनन, मुख्य रूप से मानव प्रजनन के बारे में पढ़े थे। वहाँ पर पढ़े थे फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेल में कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है अर्थात प्रजनन अंग है और वो किस प्रकार से काम करते हैं। उसके बाद हम लोग देखे थे फीमेल में कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए थे तीसरे चैप्टर में कि प्रजनन की क्रिया जो मेल और फीमेल करते हैं वो क्या होते हैं और उसमें कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। जब उससे जुड़े निकट शीर्षक अर्थात जनन स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे। अब इसी से जुड़े मतलब जनन से जुड़े ही एक मतलब ये शीर्षक है जिसको जनन स्वास्थ्य कहते हैं और उसके बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। शीर्षक अर्थात जनन स्वास्थ्य का चर्चा करेंगे। हम जनन स्वास्थ्य शब्द से क्या तात्पर्य समझते हैं? अब क्या समझते हैं जनन स्वास्थ्य? जब कोई भी व्यक्ति कहेगा कि वो जनन मतलब कि जो भी किया था वो स्वस्थ अवस्था में किया था या फिर वो स्वस्थ है, काफ़ी मतलब ये स्वस्थ है, तो आप क्या समझिएगा? यदि कोई कहेगा कि जनन स्वास्थ्य क्या होता है तो आप उसको आंसर क्या दीजिएगा? सोचिए, सोच करके बताइए। बिकॉज ये सब जो रहते हैं वो हमारे दैनिक लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि कह नहीं सकते। यदि आप बायोलॉजी के बच्चे नहीं हैं फिर भी ये सब आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। बिकॉज यदि आप ये जानते हैं तभी आप लाइफ को काफ़ी अच्छे से जी सकते हैं। यदि आप 18+ है या फिर कहिए कि 12+ है तो आपको ये चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये चैप्टर, इस दोनों चैप्टर को कम से कम इन दोनों चैप्टर का तो अध्ययन कर ही लेना चाहिए। इसलिए यदि आप बायोलॉजी से और आपके दोस्त मैथ से हैं तो उन्हें भी इस चैप्टर को भेज दीजिए ताकि वो जानेंगे, और जब वो जानेंगे तो वो मतलब इससे सीखेंगे और उसके बाद वो उसका उपयोग अपने दैनिक जीवन में करेंगे। चलिए देखते हैं किसे कहते हैं। यह शब्द साधारणतः स्वस्थ जनन अंगों और उनके सामान्य प्रकारों से संबंधित है। कह रहा है कि जनन स्वास्थ्य जो रहता है वो स्वस्थ जनन अंग और उनके सामान्य प्रकारों से संबंधित है। मतलब कि स्वस्थ जनन अंग मतलब वैसा अंग जो जनन की क्रिया में भाग लेते हैं उसको जनन अंग कहते हैं, और ये जो भाग रहना चाहिए वो पूर्ण रूप से स्वस्थ रहना चाहिए और वो कार्य कैसे करते हैं तो उसी को जनन स्वास्थ्य कह देंगे। अर्थात जनन की क्रिया में भाग लेने वाले जो जनन अंग होते हैं उसका जब वो स्वस्थ हो और क्या करे, ये सही रूप से कार्य कर रहा हो तो उसे हम जनन स्वास्थ्य कहते हैं। वस्तुतः यह एक व्यापक परिप्रेक्ष्य को दर्शाता है जिसके अंतर्गत जनन के भावनात्मक एवं सामाजिक पहलू भी जुड़े हैं। इसके अंतर्गत क्या जुड़ा हुआ है तो जनन के भावनात्मक और सामाजिक पहलू भी जुड़े हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, देखिए विश्व
स्वस्थ संगठन जो है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको नेट में भी कई बार अगर देखिएगा तो पता चल जाएगा कि पूछा गया था। और यदि आप बिहार बोर्ड की तैयारी करते हैं या फिर ये समझिए कि इंडिया के किसी भी बोर्ड के लिए तैयारी करते हैं तो आपको ये पता रहना चाहिए। अगर आप किसी भी चीज़ के लिए तैयारी नहीं भी करते हैं फिर भी आपको इस शब्द के बारे में पता रहना चाहिए, क्योंकि अक्सर आप लोग अभी देखिए ना, जैसे कि जब ये कोरोना का महाकाल ये चल रहा है, महाविपता चल रहा है, तो उस समय में जो भी मतलब मैक्सिमम जो अमेरिकन है वो यही कहते हैं कि कोरोना का मेन वजह कौन है, तो चीन है। लेकिन क्या करता है, वो कहते हैं कि मतलब विभिन्न देश से वैज्ञानिक जाए, डॉक्टर्स जाए और कोरोना के बारे में वहाँ पे अध्ययन करें, आप पता करें कि क्या इसका असली कारण कौन है, क्या चीन ही इसका असली कारण है, और क्या ये जो वायरस है जो फैला है वो क्या चीन के ही लैब से निकला है। तो ये सब जानना जरूरी रहता है। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं, इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने उनको रोक दिया है। कह रहा है कि आप उस देश में नहीं जाइए क्योंकि वो देश निर्दोष हैं, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन हमें नहीं पता कि आखिर सच्चाई क्या है। तो आप लोग पता कीजिए कि आखिर सच्चाई क्या है। नहीं, आप लोग तैयारी कीजिए और एक काबिल डॉक्टर बनिए, ताकि आप क्या करें, अपने देश की सेवा काफ़ी अच्छा से कर सके। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब जिसको हिंदी में हम लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। आपको WHO दिया रहेगा, WHO दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसका फुल फॉर्म बताएं। तो बोलिए इसका फुल फॉर्म क्या होगा। WHO का फुल फॉर्म बोलना है जोर से। देखिए आप ये मत सोचिए कि मैं सुन नहीं रहा हूँ, आप जो बोल रहे हैं वो मैं सुन रहा हूँ, और ये ही आपको आपके एग्ज़ाम में भी काम आएगा। तो बोलना है जोर से, बोलिए तो क्या होगा WHO का फुल फॉर्म। तो WHO का फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग हिंदी में विश्व संगठन कहते हैं। इन्होंने जनन स्वास्थ्य के लिए एक डेफिनेशन दिया था या फिर परिभाषा दिया था, और इसके अनुसार हम ये कह रहे हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक स्वास्थ्य है। मतलब क्या, जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत जनन के जितना भी पहलू रहता है, जितना भी कारण रहता है, उस सबको संगठित किया गया है, जिसमें शारीरिक भी कोई हो सकता है, भावनात्मक भी रहता है, व्यवहारात्मक भी हो, और वो सामाजिक भी हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, जनन स्वास्थ्य कहेंगे। अब सुनिए जनन स्वास्थ्य किसे कहेंगे, तो जब कोई भी व्यक्ति शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके जनन क्रिया करता है, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग जनन स्वास्थ्य कहेंगे। जब कोई व्यक्ति शारीरिक, सुनिए फिर से हम लोग देख लेते हैं, जब कोई व्यक्ति शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक स्वास्थ्य को देखते हुए जनन की क्रिया करते हैं, तो उसको जनन स्वास्थ्य कहा जाता है। और इसमें जनन से संबंधित जितना भी क्रिया रहता है उस सबको इंक्लूड किया गया है, अर्थात इसके अंतर्गत रखा गया है। इसलिए ऐसे समाज को जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज कहा जा सकता है। मतलब वैसा समाज जिसमें कोई भी व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ हो, उस समाज को हम लोग क्या कहेंगे, तो स्वस्थ समाज कहेंगे। स्वस्थ समाज मतलब क्या हो जाएगा, कोई भी व्यक्ति जब शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ हो तो उसे ही स्वस्थ समाज कहा जाएगा। अर्थात स्वस्थ कहते हैं कि स्वस्थ शरीर स्वस्थ समाज का निर्माण करता है, तो वो समझ लेना कहा जाता है। इसमें लोगों के जनन अंग शारीरिक रूप से और प्रक्रियात्मक रूप से सामान्य हो, और
वो समाज जिसमें जितना भी जीव रहते हैं, जितना भी व्यक्ति रहते हैं, वो सबके जो जनन अंग रहते हैं वो सब क्या रहना चाहिए, शारीरिक और प्रकार्यात्मक मतलब कि कार्य करने वाले रूप से समान होना चाहिए। यौन संबंधी सभी पहलुओं में जिनकी भावनात्मक और व्यवहारिक पारस्परिक क्रियाएं सामान्य हो, जनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने का सामान्य हो, अर्थात वैसा समाज जिसके क्या जनन अंग शारीरिक रूप से प्रक्रिया और प्रक्रियात्मक मतलब कार्य जो उसका रहता है वो सही होना चाहिए। वो क्या यौन संबंधित मतलब सेक्स क्रिया से संबंधित जितना भी पहलू रहता है उसको उसे भावनात्मक और व्यवहारिक रूप में यदि वो जानते हो तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, जनन स्वास्थ्य कहेंगे। आगे देखते हैं, जनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने का क्या महत्व है। कह रहा है कि ये जो जनन स्वास्थ्य है, कोई भी व्यक्ति जनन की क्रिया करते हैं तो वो क्या बेहतर होना चाहिए, इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या इसका महत्व होना चाहिए, इसका क्या इम्पोर्टेंट है वो जानना है। इसे पाने के लिए कौन सी विधि अपनानी चाहिए, आइए जांच करें। कहता है कि जनन स्वास्थ्य जो रहते हैं उसका महत्व क्या है हमारे लिए, और यदि ये क्या है, अगर ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है तो इसको अपनाने के लिए हमें कौन सा उपाय करना चाहिए, उसके बारे में अब हम लोग आगे जानेंगे। जहाँ पर हम लोग देखेंगे जनन स्वास्थ्य समस्या और कार्यनीति। जनन स्वास्थ्य समस्या और कार्यनीति मतलब कि जनन स्वास्थ्य जो है उससे क्या समस्या उत्पन्न होता है, और इससे बचने के लिए अगर कोई भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, अगर कोई भी समाज स्वस्थ नहीं है तो उससे बचने के लिए हमें कौन कौन से उपाय करना चाहिए। तो विश्व में भारत ही पहला ऐसा देश है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना और कार्यक्रमों की शुरुआत की। कह रहा है कि जनन स्वास्थ्य है उस पर भारत ही एकमात्र ऐसा देश है, विश्व में पहला एकमात्र ऐसा देश है भारत जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में लिया था और उसको पूरा करने का क्या किया, कार्यक्रम की शुरुआत की। इन कार्यक्रम को परिवार नियोजन, जिसको पहले परिवार नियोजन कहा जाता था, अब उससे परिवार कल्याण के नाम से जाना जाता, और इनकी शुरुआत 1951 में हुई थी। हाँ, अब आ गया नीट के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वही है कि परिवार नियोजन या फिर परिवार कल्याण, जिसको फैमिली प्लानिंग कहते हैं, इसकी शुरुआत इंडिया में कब हुआ था। ये नहीं पूछता है कि किस देश ने स्टार्ट किया था। अभी तक हम जहाँ भी नीट का क्वेश्चन देखे हैं या फिर बिहार बोर्ड का क्वेश्चन देखे हैं या फिर किसी भी देश का, तो ये तो नहीं देखे हैं क्वेश्चन कि फैमिली प्लानिंग की शुरुआत किस देश ने पहले किया था। लेकिन ये क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5-6 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट में या फिर दूसरे एग्जाम में जो हम देखे हैं। और उसमें आप लोग नीट का टेस्ट सीरीज भी दीजिए ना किसी का, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि फैमिली प्लानिंग की शुरुआत इंडिया में कब हुई थी। तो कब होगा, 1951 ईस्वी में फैमिली प्लानिंग इंडिया में 1951 ईस्वी में हुई थी, मतलब इनकी शुरुआत हुई थी। पिछले दशकों में समय समय पर इनका आवधिक मूल्यांकन भी किया गया। जनन संबंधित और आवधिक क्षेत्रों में इसमें सम्मिलित करते हुए बहुत उन्नत व व्यापक कार्यक्रम फिलहाल जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम RCH के नाम से प्रसिद्ध है। अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे 1951 में हम लोग जब गुलामी से क्या हुए थे, आज़ाद हुए थे, तो उस समय हमारे देश में बहुत सारे नियमों को लाना बाकी था। तो इस समय शुरू में तो ऐसे हुआ कि ये नियम बना दिया गया, फैमिली प्लानिंग की शुरुआत कर दिया गया। लेकिन जैसे जैसे हम लोग के पास समय मिला, हम लोग विकसित होते गए, इस नियम में धीरे धीरे करके सुधार करते गए, और अभी जो फिलहाल में कार्यक्रम चल रहा है उसको कहा जाता है जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम।
अभी जो प्रोग्राम चल रहा है उसको क्या कहा जाता है, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, जिसको RCH के नाम से जाना जाता है, RCH के नाम से जाना जाता है और ये इसी नाम से प्रसिद्ध है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत जनन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करते हुए और जननात्मक रूप में स्वस्थ समाज तैयार करने के लिए अनेक सुविधाएं एवं प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। ये जो है बाल जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, कौन, तो जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, इसके अंतर्गत क्या हो रहा है अभी फ़िलहाल में, तो इसके अंतर्गत लोगों को जागरूक किया जाता है और क्या किया करने का मतलब ये स्वस्थ समाज तैयार करने के लिए सुविधा और प्रोत्साहन भी दिए जा रहे हैं। किनको, तो लोगों को, ताकि आप क्या करें, स्वस्थ समाज का निर्माण करें। इसमें आप लोग अक्सर मतलब देखते होंगे, हम दो हमारे दो बाकी चार हो उससे हमें क्या लेना देना, ये मतलब क्या है, हम दो हमारे दो का आप लोग अक्सर नारा सुनते होंगे। तो श्राव्य एवं दृश्य जैसे वीडियो विजुअल और मुद्रित सामग्री की सहायता से सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन जनता के बीच जनन संबंधी पहलुओं के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न उपाय कर रहे हैं। हम लोग अक्सर रेडियो में सुनते होंगे कि हम दो हमारे दो ऐसे करके, या फिर बहुत सारे नाटक नुक्कड़ नाटक जो रहता है गांव में जो घूम करके किया जाता है, उस समय आप लोग अक्सर देखते होंगे कि जनसंख्या नियंत्रण पर जोर दिया जाता है। प्रजनन की क्रिया के समय हमें कौन कौन चीज़ मतलब ये ध्यान रहना चाहिए, क्या क्या चीज़ ध्यान रहना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में बताया जाता है। तो इसके लिए क्या है कि कुछ तो सरकारी संस्था है ही, लेकिन कुछ गैर संस्कारी संस्था भी है जिसका निर्माण हमारे समाज के लोगों ने किया है और इसके आधार पे क्या किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उपयुक्त सूचनाओं को प्रसारित करने में माता पिता, अन्य निकट संबंधी, शिक्षक एवं मित्रों को भी प्रमुख भूमिका है। अक्सर हम लोग कुछ ऐसे बात होते हैं जो अपने माता पिता से नहीं कहते हैं, तो वो जो बात रहते हैं वो हम अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देते हैं, या फिर माता पिता जो होते हैं वो हमें बताते हैं कि ये सब ऐसे प्रॉब्लम होता है, इन प्रॉब्लम से हमें बचकर रहना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है, हमारे जो संबंधी रहते हैं, आसपास के लोग रहते हैं, वो हमें जनन स्वास्थ्य के बारे में बता देते हैं। अक्सर आप लोग क्लास में अपने टीचरों के साथ ये आपके टीचर भी बताए होंगे कि कौन से काम ये है सही है, कौन सा काम गलत है, ऐसे करके। उसके साथ ही आपके पास कोई भी प्रॉब्लम हो ना, तो आप अक्सर क्या करते हैं, अपने दोस्तों को ही बताते हैं और उनके साथ ही शेयर करते हैं। तो ये सब जो भी प्रॉब्लम है, ये सब जो भी रीजन है, वो सब किसके लिए है, तो जनन स्वास्थ्य के लिए है। और स्वास्थ्य की जो क्रिया है उसको, और जो स्वास्थ्य की क्रिया है उसके लिए मतलब ये किया गया है, ताकि कोई भी जब व्यक्ति जब प्रजनन की क्रिया करे तो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो और जागरूक हो। विद्यालय में यौन शिक्षा की पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि युवाओं को सही जानकारी मिल सके और बच्चे यौन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में फैली भ्रांतियों पर विश्वास न करें और उन्हें यौन संबंधी गलत अवधारणाओं से छुटकारा मिल सके। कह रहा है कि हमारे जो विद्यालय होते हैं उसमें अब क्या हो गया है कि ऐसा होना चाहिए कि जो भी जनन संबंधी क्रिया होता है, जो भी उससे संबंधित प्रॉब्लम होता है, हम बच्चे होते हैं, इस वजह से हमें नहीं पता रहता और इस वजह से हम लोग बहुत सारे ऐसे मतलब अपने अंदर में डर बैठा लेते हैं कि इससे ये प्रॉब्लम होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, मतलब बहुत सारे प्रकार के ऐसा मन में मतलब सोच लेते हैं। लेकिन
अगर हमें क्या करें, स्कूल कॉलेज में अगर बचपन में ही, बचपन कहने का मतलब क्या, बचपन नहीं समझेगा, बचपन कहने का मतलब कि 12 प्लस एज हो जाता है, तब अगर हमें इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाए, जब हमें इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाए तो हम क्या करेंगे, इन सब से सुरक्षित रहेंगे और इनके बारे में हमें किसी भी प्रकार के डर उत्पन्न नहीं होगा। लोगों को जनन अंगों, किशोरावस्थाओं एवं उससे संबंधित परिवर्तनों, सुरक्षित और स्वच्छ यौन क्रियाओं, यौन संचारित रोगों एवं एड्स के बारे में जानकारी विशेष रूप से किशोर आयु वर्ग में जनन संबंधी स्वस्थ जीवन बिताने में सहायक होती है। लोगों को क्या जनन अंग के बारे में उसकी किशोरावस्था में बताना चाहिए, ताकि उसके बॉडी में बहुत सारे, आप जब किशोरावस्था में आएगा तो आपकी बॉडी में बहुत सारे परिवर्तन होते रहता है, जिस वजह से अक्सर बच्चे क्या रहते हैं तो डरे हुए रहते हैं। वो मतलब उन्हें एक दूसरे टाइप का ये होता है कि लोगों को कहेंगे, लोग क्या सोचेगा, लोग क्या कहेंगे, ऐसे मतलब बहुत सारे ये रहते हैं। और इस वजह से बच्चे मतलब अक्सर क्या हो जाते हैं कि किसी न किसी बड़े बीमारी के शिकार हो जाते हैं, किसी न किसी बड़े घटना के शिकार हो जाते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में बच्चों को बताना चाहिए, जैसे यौन संबंधी जो भी क्रिया रहता है उसके बारे में बताना चाहिए। एड्स किस तरह से फैलते हैं या फिर दूसरे यौन संचारित रोग कैसे फैलते हैं, इन सब के बारे में हमें जानकारी रहना चाहिए। लोगों को शिक्षित करना, विशेष रूप से जननक्षम जोड़ी तथा वे लोग जिनकी आयु विवाह योग्य है, उन्हें उपलब्ध जन्म नियंत्रण, गर्भ निरोधक विकल्पों तथा गर्भवती माताओं की देखभाल, माँ और बच्चे की प्रसवोत्तर जिसको पोस्टनेटल देखभाल आदि के बारे में तथा स्तनपान के महत्व, लड़का या लड़की को समान महत्व एवं समान अवसर देने की जानकारियाँ आदि से जागरूक स्वस्थ परिवार का निर्माण होगा। स्वस्थ परिवार का निर्माण कैसे होगा? अब क्या रहा है कि क्वेश्चन पूछ सकता है आपके बिहार बोर्ड में कि स्वस्थ परिवार का निर्माण कैसे होगा। तो स्वस्थ परिवार के निर्माण इस प्रकार से कर सकते हैं कि हम अपने जो परिवार के सदस्य है उसको स्वस्थ रख करके, वो कैसे, तो जो भी जनन योग्य जो जोड़ी होंगे उसको क्या करेंगे, हम मतलब शिक्षित कराएंगे, उन्हें हम बताएंगे कि इनमें से कौन से मतलब आपको प्रॉब्लम है या फिर हो सकता है, आपको किन चीज़ से बचना चाहिए, आपको कौन सा ऐसा काम है जो करना चाहिए और कौन सा ऐसा काम नहीं है जो नहीं करना चाहिए। इसमें आपको ये भी बता देना चाहिए कि गर्भवती महिला जो होती है उसको देखभाल कैसे किया जाए ताकि शिशु और उनकी माँ दोनों सुरक्षित हो। उसके बाद माँ और बच्चे की प्रसवोत्तर देखभाल आदि के बारे में, माँ और बच्चे जो होते हैं उनके मतलब जब प्रसव होता है उसके बाद क्या क्या करना चाहिए, कैसे उनका मतलब पालन पोषण करना चाहिए बच्चे का, इन सब के बारे में जानकारी हम देंगे। उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, तो उसके बाद ही हम लोग स्वस्थ परिवार का निर्माण कर सकते हैं। अगर हम क्या करें, लड़का और लड़की में भेदभाव करें फिर भी हम स्वस्थ परिवार का निर्माण नहीं कर सकते। इसीलिए कभी भी लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए। लोगों को सही जानकारी बताना चाहिए और लोगों को किसी भी मतलब यौन संबंधी जो भी मतलब प्रॉब्लम होता है उस सबको एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याओं और सामाजिक उत्पीड़नों जैसे कि यौन दुरुपयोग एवं यौन संबंधी अपराधों आदि के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। कह रहा है कि अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, जो हमारे इंडिया का ही देखिए न कि जनसंख्या कितना तेज़ गति से बढ़ रहा है। तो ये जो तेज़ गति से जनसंख्या बढ़ रहा है अर्थात अनियंत्रित जो जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है, उससे कौन कौन से समस्या हो सकता है, हमको, हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारे राज्य को
इन सब के बारे में क्या रहना चाहिए, लोगों को पता रहना चाहिए। यौन का लोग दुरुपयोग कैसे करते हैं, यौन संबंधी अपराध कौन कौन से होते हैं, इन सब के बारे में हमें लोगों को बताना चाहिए, ताकि लोग इन्हें रोकने एवं जननात्मक रूप से जिम्मेदार एवं सामाजिक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करने के बारे में विचार करें और आवश्यक कदम उठाएं। जब हम इन चीज़ों के बारे में लोगों को बताएंगे तो लोग क्या करेगा, इसको रोकने का प्रयास करेगा और वो क्या करेगा कि कुछ ऐसा कदम उठाएगा जिससे हमें फ़ायदेमंद हो। इसीलिए मैं आप लोग से प्रार्थना करना चाहूँगा, प्रार्थना, आदेश नहीं, क्या प्रार्थना, कि यदि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, कोई भी व्यक्ति यदि आपको परेशान कर रहा हो तो आप अपनी फैमिली से शेयर कीजिए। आपकी फैमिली आपकी किसी भी प्रॉब्लम हो ना, जैसा भी कैसा भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, उसको सॉल्व करेंगे। और आप याद रखिए कि हमेशा आपके फैमिली जितना ये अच्छा होते हैं उसके जैसा और कोई हो ही नहीं सकता है, बिकॉज वो हमें हमारे सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। उसके जो मेंबर होते हैं, हमारे मम्मी पापा, हमारे भाई बहन, उसके इतना अच्छा दोस्त कोई होता ही नहीं है। आपके दोस्त अक्सर आपको धोखा देते हैं, लेकिन आपके फैमिली के ही मेंबर एक ऐसे होते हैं जो आपको कभी भी धोखा नहीं देता। वो हमेशा कुछ कहते हैं, कुछ अच्छे बात कहते हैं, लेकिन हमको उस समय बुरा लगता है, लेकिन कुछ समय के बाद आप देखिएगा तो आपको वो अच्छा लगता है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, वो जो भी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। जनन स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए मजबूत संरचनात्मक सुविधाओं, व्यावसायिक विशेषज्ञता तथा भरपूर भौतिक सहारों की आवश्यकता होती है। यदि आपको क्या करना है, जनन स्वास्थ्य प्राप्त करना है, तो उसके लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगा, जैसे कि मजबूत संरचनात्मक सुविधा, मतलब ऐसा सुविधा जिसके द्वारा आपको फ़ायदा मिल सके। व्यवसायिक विशेषता, कि इस मतलब जो व्यवसाय किया जाता हो उसका क्या मतलब विशेषता रहता है, इसका भौतिक क्या मतलब सहारा क्या क्या हो सकता है, इस सब के बारे में पता रहना चाहिए। लोगों को जनन संबंधी समस्याओं जैसे कि सगर्भता, प्रसव, यौन संचारित रोगों, गर्भपात, गर्भ निरोधक, ऋतुस्राव जिसको माहवारी के नाम से जानते हैं, संबंधी समस्याओं, वंध्यता आदि के बारे में चिकित्सा सहायता एवं देखभाल उपलब्ध कराना आवश्यक है। लोगों को किन चीज़ों के बारे में बताना आवश्यक है, तो हम लोग देख लेते हैं एक बार फिर से। लोगों को जनन संबंधी समस्या के बारे में बताना, कि मतलब जनन के फलस्वरूप मतलब या फिर जनन के समय कौन कौन से समस्या होती है, जैसे सगर्भता, प्रसव, यौन संचारित रोग, गर्भपात, गर्भ निरोधक और ऋतुस्राव, माहवारी जिसको आप लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो इन सब से जो भी संबंधित समस्या रहता है उस सब के बारे में लोगों को बताना जरूरी है। उसके बाद बाध्यता जिसको बांझपन कहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते हैं तो वो आशा ही छोड़ देते हैं। उन्हें पता नहीं रहता कि ऐसा भी कोई तकनीक है जिसके द्वारा वो मम्मी पापा बन सकते हैं। तो इस वजह से वो क्या रहता है कि लाइफ को जीना ही छोड़ देता है, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि उन्हें हम ये बता दें कि एक कुछ ऐसा भी प्रोसेस है जिसके द्वारा आप मम्मी पापा बन सकते हैं, तो वो परेशान नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास जानकारी रहेगा और वो कोशिश करेंगे कि हम क्या करें, इस दूसरे तरीक़ा से बच्चे का निर्माण करें और मम्मी पापा कहलाने का सुख जो रहता है वो प्राप्त करें। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें लोगों को बताना चाहिए। आदि के बारे में चिकित्सा सहायता एवं देखभाल उपलब्ध कराना आवश्यक है। समय समय पर बेहतर तकनीकों एवं कार्यनीतियों को क्रियान्वित करने की भी आवश्यकता है। समय समय पर क्या करें, बेहतर तकनीक लोगों को प्रदान करें, ताकि लोगों को अधिक सुचारू रूप से देखभाल और सहायता की जा सके। बढ़ती मादा भ्रूण हत्या की कानूनी रोक के लिए उल्बेधन, इम्यूनोसेंटेसिस जांच, लिंग परीक्षण पर वैधानिक प्रतिरोध तथा व्यापक बाल प्रतिरक्षीकरण टीका आदि कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम को भी शामिल किया गया है।
कह रहा है कि आजकल कुछ ऐसे भी कानून लाया गया है जिसके अनुसार एमनियोसेंटेसिस, आप लोग को पता होगा या नहीं पता है तो काफ़ी अच्छा, नहीं है तो जान लीजिए कि एमनियोसेंटेसिस जिसको उल्ब वेधन कहते हैं, यह एक प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति में जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, मतलब अनुवांशिक रोग होते हैं, उसके जांच किया जाता है। कभी कभी इसका मिसयूज लोग करते हैं और इसके द्वारा आपको बच्चे का लिंग भी पता चल जाता है। लेकिन कुछ रहते हैं गार्जियन ऐसे भी होते हैं, और अक्सर ये शहरी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा कि गार्जियन जो रहते हैं, पेरेंट जो रहते हैं, वो जब बच्चे माँ के गर्भ में रहते हैं तो उस समय उसका एमनियोसेंटेसिस करवाया जाता है और इसके द्वारा बच्चे का लिंग पता किया जाता है। यदि बच्चे अक्सर मेल होते हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाता है, यदि बच्ची फीमेल हो तो उसको मरवा दिया जाता है, जो कि गलत है, क्योंकि जीने का अधिकार सबके पास है और आप उसका अधिकार तो बिल्कुल नहीं छीन सकते। और ऐसा ही है, अगर बच्ची को मारना है तो उसके पहले आप खुद मर जाइए ना, क्योंकि आप भी तो एक लड़की है जो बच्ची किसी दूसरी लड़की को जन्म नहीं देना चाहती हैं। तो इससे तो अगर आपको ऐसे लगता है कि लड़की नहीं होना चाहिए, तो आप कैसे रह गए, आप इतना बड़ी कैसे हो गए? क्योंकि अगर ऐसा आपके मम्मी पापा का सोच होता तो आप तो नहीं रहते। इसलिए क्या करना चाहिए, कभी भी लिंग चेक नहीं करवाना चाहिए। लोगों को समझना चाहिए कि बच्चे भगवान के रूप होते हैं। ऐसा लोग कहते हैं, बायोलॉजी वाला माने या ना माने उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना तो बायोलॉजी वाला भी मानते हैं कि किसी की आप हत्या नहीं कर सकते हैं। और एमनियोसेंटेसिस के द्वारा अक्सर लड़कियों की हत्या गर्भ में ही कर दिया जाता है। तो इस सब के बारे में इस पे रोक लगाना चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि बाल प्रतिरक्षीकरण, जिसमें आप लोग को बच्चे को टीका दिलवाया जाता है। देखिएगा, मतलब अक्सर जो रहता है 1 से 5 साल के बच्चे, उसको पोलियो का टीका लगाया जाता है। तो ये टीकाकरण भी होना चाहिए। एमिनोसेंटेसिस में एमनियोटिक द्रव्य, घुले पदार्थ व विकासशील भ्रूण की कोशिकाओं का विश्लेषण किया जाता है। एमनियोसेंटेसिस में क्या होता है कि जो एमनियोटिक द्रव हमारे नहीं, फीमेल के बॉडी में पाए जाते हैं, उसमें जितना भी पदार्थ रहते हैं उसमें भ्रूण पाए जाता है। उस भ्रूण के कोशिका को निकाल दिया जाता है। इस भ्रूण के कोशिका को निकाल दिया जाता है और उसका फिर अध्ययन किया जाता है। और अध्ययन जब ये पता चलता है कि इस विधि में भ्रूण में होने वाले विभिन्न आनुवंशिक विकार जैसे डाउन सिंड्रोम, इस विधि के द्वारा जब भी ये पता चलता है कि फीमेल है तो उसको अक्सर मरवा दिया जाता है। लेकिन हर पेरेंट ऐसा नहीं होते हैं, आप नहीं कर सकते हैं। अक्सर आप लोग सुने होंगे कि ये जो रहता है एमनियोसेंटेसिस करवाया जाता है, लेकिन वो इसलिए नहीं कि बच्चे हैं, मेल है या फीमेल है इसके लिए, बल्कि इसलिए कभी कभी कराया जाता है कि उसके द्वारा कुछ आनुवंशिक बीमारी जैसे डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया आदि का भी जांच किया जाता है। और इस पे नीट से अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि एमनियोसेंटेसिस के द्वारा किसका जांच नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन रहता है डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, और तीसरा जो चौथा जो रहता है वो रहता है जॉन्डिस। तो याद रखिएगा कि जॉन्डिस का जांच इसके द्वारा, एमनियोसेंटेसिस के द्वारा आप नहीं कर सकते हैं। आदि की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। तो अब इन तीनों बीमारी की उपस्थिति का पता लगाया जाता है जो कि आनुवंशिक बीमारी है। तो अब इससे ये भी पता कर सकते हैं कि आनुवंशिक बीमारी कौन हो गया। तो यहाँ पे देखिए, डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया, ये सब आनुवंशिक बीमारी हैं जिसका पता लगाया जाता है किसके द्वारा, तो एमनियोसेंटेसिस के द्वारा। इसीलिए ये हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये नुकसानदायक भी है। तथा जनन संबंधी विभिन्न क्षेत्रों पर अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाता है। सरकारी तथा गैर सरकारी एजेंसियां नई विधियां तलाशने या विद्यमान को ही बेहतर करने का काम करती हैं। क्या आप जानते हैं कि सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली की खोज भारत में लखनऊ के केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र
सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI ने की है। भारत में क्या हुआ, एक सहेली नाम के गर्भ निरोधक गोली है जिसका निर्माण भारत में ही किया गया था। और वो कहाँ पे किया गया था, तो लखनऊ केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI, जो लखनऊ में उपस्थित है। चलिए, इससे संबंधित आप लोग को एक बार तो फिर से बता देते हैं, उसके बाद इससे संबंधित अभी जस्ट हम क्वेश्चन पूछेंगे। तो क्या है, सहेली एक गर्भ निरोधक गोली है जिसके खोज भारत में ही किया गया था। कहाँ पे, तो भारत में किया गया था, और भारत के लखनऊ में किया गया था। कहाँ पे, भारत के किस स्थान पे, तो लखनऊ में किया गया था। और वहाँ पे वो क्या है, कहाँ पे किया गया था, लखनऊ में सब जगह पे तो नहीं किया गया होगा, किसी की विशेष जगह पे किया होगा। और जिस जगह पे किया गया था उसको केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र के नाम से जाना जाता है, जिसको इंग्लिश में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं। जिसका मतलब ये, जिसको CDRI कहा जाता है। आपको CDRI दिया रहेगा और उसका कहेगा फुल फॉर्म बताने के लिए। तो क्वेश्चन अब इस ये जो है इसको इम्पोर्टेंट लिख दीजिए। आप लोग यहाँ पे आप VVI भी लिख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नीट हो या फिर बिहार बोर्ड हो या फिर इंडिया का कोई भी बायोलॉजी से संबंधित एग्जाम दीजिए, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा जाता है कि सहेली की खोज कहाँ किया गया था, तो उसमें ये दिया रहता है लखनऊ, मतलब CDRI ऐसे करके, और दूसरा ऑप्शन रहता है। या फिर पूछा जाता है कि लखनऊ में एक दवा का खोज किया गया या फिर एक गोली की खोज की गई, उसका नाम क्या है। अक्सर यही क्वेश्चन रहता है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, सहेली हो जाएगा। सहेली मतलब दोस्त वाला सहेली नहीं, ये सहेली कौन है, तो एक गोली है। तो हमेशा याद रखिए कि एक गोली है। गोली मतलब मारने वाला भी नहीं, गोली मतलब ये जो खाने वाला रहते हैं, जिसको आप लोग मतलब ये खाते हैं, वही गोली हो गया। अब खाते हैं मतलब कि भोजन नहीं, वो जो ये रहता है ना, आप समझ लीजिए कि गोली मतलब क्या होगा। जब हम लोग अक्सर मतलब ये नीम हकीम खतरे जान के पास जाए या फिर किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाए तो आपको ये मिल जाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, गोली कहेंगे। आगे देखते हैं, यौन संबंधी मामलों के बारे में बेहतर जागरूकता। यौन संबंधित मामलों के बारे में बेहतर जागरूकता, अधिकाधिक संख्या में चिकित्सा सहायता प्राप्त, प्रसव तथा बेहतर प्रसवोत्तर देखभाल से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है। अब क्या हुआ है कि बच्चे और उनकी जो माता थी और उनकी जो मृत्यु हो रही थी उसमें गिरावट आई है। पहले जब हम लोग इंडिया जब गुलाम थे तो उस समय हम लोग ज़्यादा विकसित नहीं थे, हमारे पास डॉक्टर बहुत ही कम थे। इस वजह से पहले अक्सर बच्चे या फिर उसकी माँ मर जाया करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या हुआ है कि लोगों को यौन संबंधी क्रिया के बारे में बताया गया है, बहुत ही अधिक संख्या में चिकित्सा सहायता साधन मतलब दिया गया। अब देखिएगा अक्सर पंचायत लेवल पे या फिर प्रखंड लेवल पे एक बहुत बड़ा अस्पताल रहता है और जिसमें क्या किया जाता है कि बच्चे का प्रसव कराया जाता है। तो अब चूँकि और बहुत सारे मेडिसिन्स का निर्माण हो चुका है जो गर्भपात जब हो जाता है तब दिया जाता है, या फिर जब ये प्रसव की क्रिया होते रहता है उस समय बच्चे को दिया जाता है, उसके माँ को दिया जाता है, जिस वजह से अब वो उनकी मृत्यु में गिरावट आई है। लघु परिवार वाले जोड़ों की संख्या बढ़ी है। कह रहे हैं कि छोटे छोटे जो परिवार रहते हैं उसकी संख्या अब बढ़ चुकी है और शहरी इलाका में ये आपको अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा। यौन संचारित रोगों की सही जांच पड़ताल तथा देखभाल और कुल मिलाकर सभी यौन समस्याओं हेतु बढ़ी हुई चिकित्सा सुविधाओं का होना आदि समाज के बेहतर जनन स्वास्थ्य की ओर संकेत देते हैं। चलिए इस लेक्चर में हम लोग यहाँ तक देख लिए।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा यदि आप चाहते हैं कि मैं लाइव आऊँ तो इसके लिए हमारे पास सब्सक्राइबर बहुत ही कम मात्रा में है। तो आप लोग क्या कीजिए, अपने दोस्तों जो भी पढ़ाई करते हैं उन सबको कहिए कि आप क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पर आकर के बढ़िए। और कहते हैं कि यूट्यूब का एक शायद ये है कि 1000 केल्विन सब्सक्राइबर होने पर ही 1K सब्सक्राइबर होने पर ही आप लाइव आ सकते हैं, उसके सिवा नहीं। तो यदि आप लाइव मतलब देखना चाहते हैं और इंटरेक्शन लेना चाहते हैं, लाइव इंटरेक्शन एंड से आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, लाइव क्लास में आकर के हमसे सवाल पूछना चाहते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो उसके लिए आप लोग कोशिश कीजिए कि आप हमें हेल्प कीजिए। और हेल्प में ये करना है कि जो भी दोस्तों का ये हो तो उसको कहिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला लेक्चर में हम लोग जनसंख्या स्थिरीकरण और जनसंख्या नियंत्रण के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो है जनसंख्या नियंत्रण या स्थिरीकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये टॉपिक है। और इससे बहुत सारे क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है, आपके बिहार बोर्ड में भी पूछा जा चुका है, आपकी यूपी बोर्ड में भी पूछा जा चुका है। मतलब कि इंडिया के सभी बोर्ड में जो बायोलॉजी से संबंधित हो उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू।